Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. First news is extremely very important because यहाँ पर आया है फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. देखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया ने इस साल रैंक किया है, आप देखेंगे 161 आउट ऑफ 180 नेशंस. ओके, वहीं अगर हम रिपोर्ट्स में हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान इज़ फार बेटर व्हेन इट कम्स टू मीडिया फ्रीडम, बिकॉज उसका अगर आप रैंक देखेंगे तो इट इज़ 150, जो उसके लास्ट ईयर के विच इज़ 157 से ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है. ओके, चलिए तो समझ लेते हैं. अगेन यहाँ पर विनर कौन है? नॉर्वे, आयरलैंड एंड द डेनमार्क. अगेन सेम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जिन्होंने अपने आप को यहाँ पर टॉप पोजीशन सिक्योर कराई है. ओके, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. देखिए प्रीलिम्स के लिए इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. कारण क्यों? यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं. अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करें तो देखिए 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है ताकि अवेयर किया जा सके स्टेट को कि प्रेस की फ्रीडम ग्लोबली कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है. ओरिजिन की बात करें तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1993 में इसको प्रोक्लेम किया था. वहीं 2023 इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की 30th एनिवर्सरी बना रहा है. ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो देखिए इससे ही एक और शब्द का इम्पॉर्टेंट हो जाता है विच इज़ द विंडोक डिक्लेरेशन. विंडोक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था बाय द यूनेस्को इन 1991, जो कि बात करता है एक स्टेटमेंट प्रिंसिपल की और रिलेटेड विद द इंडिपेंडेंट, प्लूरलिस्टिक एंड द फ्री प्रेस. ओके, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे. इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, आपसे पूछ लिया जाएगा विंडो के डिक्लेरेशन. लेट मी ऑल्सो राइट द नेम हियर सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू नोट डाउन. विंडोक डिक्लेरेशन, ठीक है, कब लाया गया था? इन 1991, 3 मई 1991, जिसके लिए ही हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, क्या यहाँ पर किसी बॉर्डर को डिमार्केट किया गया है कि हम इतनी ही जगह पर करेंगे? नहीं, यहाँ पर इसको हर साल पब्लिश किया जाता है और कहीं भी किसी भी बॉर्डर का यहाँ पर मार्केशन नहीं किया जाता. स्कोरिंग क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 5 कॉन्टेक्चुअल इसके आप देखेंगे पैरामीटर्स हैं जिस पर ये बात करता है. सबसे पहले तो आ जाता है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, किसी भी जगह पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कितना है. दूसरी अगर हम बात करें तो ये लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बात करता है. थर्ड, इफ वी विल टॉक अबाउट इट टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, देन सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड द सेफ्टी. ओके, जहाँ पर 100 इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ द फ्रीडम प्रेस इंडेक्स, वहीं 0 को वर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है. ओके, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ नॉट एक्सप्रेसिवली प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन लीगल सिस्टम, बट येस इज सिंपली प्रोटेक्टेड अंडर वेयर. देखिए राइट टू एक्सप्रेशन आपको याद होगा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हाउएवर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 2 यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है. जब बात की जाती है भारत की सॉवरेनिटी की, इंटीग्रिटी की, तब यहाँ पर स्टेट सिक्योरिटी के नाम पे, फ्रेंडली रिलेशन के नाम पर यहाँ पर इसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. ओके, सो आई होप ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है हाईली पैथोजेनिक बर्ड फ्लू वायरस. इंडिया में H5N1 लगातार इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं. समझना क्या ज़रूरी है, देखिए यहाँ से इस पूरे आर्टिकल से हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं. पहले समझ लीजिए दैट इज़ द एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1. दूसरा हम समझने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना एक पैंडमिक पेपर रिलीज़ किया है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है कि जैसे कोविड-19 की सिचुएशन थी उसी तरीके की एक सिचुएशन H5N1 हमारे सामने लेकर आ सकता है. अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग इन वेरी ब्रीफली.
देखिए, जब हम एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो एवियन इन्फ्लुएंजा को ही बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। पहली चीज़ आप याद रखेंगे, इसको रेफ़र किया जाता है ऐसी डिसीज़ेज़ को जो कॉज की जाती हैं बाय इन्फेक्शन विद एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। पहली चीज़ आप याद रखेंगे। ओके, H5N1 एक सब टाइप है एवियन इन्फ्लुएंजा का। अगेन कीप दिस थिंग इन माइंड, H5N1 की जब हम बात करें तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा का एक सब टाइप है विच हैज़ द पोटेंशियल टू इन्फेक्ट अदर मैमल्स। चाहे आप मिंक्स की बात करें, फेरेट्स की बात कर ले, सील्स की बात कर ले, डोमेस्टिक कैट्स की बात कर ले, यहाँ पर ये सबको यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है। इनफैक्ट ह्यूमन को भी आपको यहाँ पर इम्पैक्ट देखने मिल जाएगा, जो कि इसका सबसे बड़ा एक रिस्क माना जाता है। अब देखिए, जब हमने इन्फ्लुएंजा वर्ड की यहाँ पर बात करी है तो एक चीज़ और समझ लीजिए, इन्फ्लुएंजा वायरसेस की जब हम बात करते हैं तो इन्हें हम 4 कैटेगरी में रखते हैं, ए, बी, सी एंड डी कैटेगरी में। जब हम इन्फ्लुएंजा ए और बी के बारे में बात करते हैं तो दे आर द 2 टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा जो कि एपिडेमिक सीजनल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। हर साल लगभग आपको ये न्यूज़ में दिखाई देते हैं, जो कि टाइप ए, टाइप बी है, जो कि हमारा एवियन इन्फ्लुएंजा भी टाइप ए का पार्ट बन जाता है। इन्फ्लुएंजा सी की अगर हम बात कर ले तो ये यूजुअली आपको ह्यूमंस में अगर होता हुआ नज़र आता है, ठीक है, बट कई बार आपको डॉग्स और पिग्स में भी ये देखने के लिए मिल जाएगा। बट इन्फ्लुएंजा डी की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये इकलौता ऐसा इन्फ्लुएंजा है जो कि आपको मेनली कैटल्स में मिलेगा। अभी तक ऐसे कोई केसेस हमें खास देखने नहीं मिले हैं जहाँ पर इसका कोई कॉन्टैक्ट या इसका जो इन्फेक्शन है उसने ह्यूमंस में कोई इलनेस क्रिएट करी हो। देखिए, एक एक चीज़ जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसके नोट्स बनाते चलिए। एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए की हम यहाँ पर बात करते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब हम टाइप ए की बात करते हैं तो टाइप ए को क्लासिफाई किया जाता है 2 पोटेंट्स के बेसिस पर, जैसे हेमाग्लूटिन जिसे HA और न्यूरामिनिडियासिस NA की कैटेगरी में रखा गया है। लगभग 18 से ज़्यादा सब टाइप इसके हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डेविस्टेटिंग कंडीशन जिन 2 प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है विच इज़ दी H5N1। इसके अलावा भी आप याद रखेंगे, ये भी कई बार न्यूज़ में रहता है, H9N6, H7N2, ये भी एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए के ही सब टाइप्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब यूजुअली सिम्टम्स आपको क्या देखने मिल जाते हैं ह्यूमंस में, तो आप देखेंगे फीवर, कफ, सोर थ्रोट, मसल एक, नोशिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस ह्यूमन में देखने मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, न्यूमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन भी हमें देखने मिलेगी। इसी की वजह से आप देखिए, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इन्होंने कंसर्न बताया है, क्योंकि जो ऑलरेडी कोविड से एक बार पेशेंट सर्वाइव कर चुके हैं उनका कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है, जो सिस्टम है, विच इज़ क्वाइट वीक, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी लेने की आवश्यकता है। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए, ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट किस तरीके यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज़ दी WHO एक ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम यहाँ पर करता है, जिसकी वजह से इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ गुड हाइजीन्स, बायो सिक्योरिटी जैसे कदम उठाकर इसको सिक्योर किया जा सकता है। चलिए, अब समझ लेते हैं WEF के बारे में, विच इज़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। चलिए, देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम जब बात करते हैं तो ये सबसे पहले एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। अगर आप इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये आपको जिनेवा में देखने मिल जाएगा। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन, फ्लैट क्वेश्चंस बहुत हमें देखने मिलते हैं। अगर हम इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की आज की डेट में बात करें तो वो क्लॉस शॉज हैं। क्या ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो WEF निकालता है, वो समझ लीजिए, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड द ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। दीज आर फ्यू ऑफ द रिपोर्ट्स जो निकाली जाती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में।
इम्पॉर्टेंस समझ लीजिए, अगेन प्रीलिम्स इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनकी जो मालदीव्स काउंटर पार्ट है, आप देखेंगे मारिया दीदी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा है मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस कोस्ट गार्ड, जिसका नाम है एकाता हार्बर। पहली चीज़ तो आप याद रखेंगे, ये एकाता हार्बर क्या है, इट इज़ दी मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस कोस्ट गार्ड। अगर हम इसके थोड़े से डिटेल में जाएं तो ये जो डेवलपमेंट है कोस्ट गार्ड हार्बर और रिपेयर फैसिलिटी एट सिवाफुरु इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रांट इन 8 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इसकी लोकेशन की आप बात करेंगे तो यू विल फाइंड इट इन दी सिफावरू इन उत्थुरुथिला फालू अटॉल। ठीक है, अब यहाँ पे 3 शब्द आ गए, एक तो ये अटॉल, वेयर इंडिया इज असाइनिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेवल डॉकयार्ड। तो हमें इंपॉर्टेंस अब यहाँ पर क्या हो जाती है, इसका लोकेशन देखना। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा और। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट था ये अनाउंस किया गया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विजिट 2021 के दौरान पर। ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जाएगा, नेवल डॉकयार्ड्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जैसे ही आपको देखने मिली मालदीव्स में, उसके बाद इसका एक आउटब्रेक हमें देखने मिल गया। देयर हैज़ बीन एलिगेशन दैट द प्रोजेक्ट वॉज कवर फॉर इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन। ठीक है, हालांकि इंडिया उससे टोटली डिनाई करता है। इनफैक्ट मालदीव्स ऑल्सो डजंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ क्लेम। अगर आप इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो द हैंडिंग ओवर दीज वेसल्स आर इन द लाइन विद इंडियन विजन्स ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यही जो प्रोजेक्ट है इट इज़ नोन एज द सागर, ओके, that seeks to work together with jointly developed and capabilities of friends and partners for a safe, secure, prosperous and stable Indian Ocean region। उसके लिए ये सागर प्रोजेक्ट में सारी कंट्रीज काम कर रही हैं। सो मालदीव्स इज ऑल्सो अमंग इंडियाज वेरी की मैरीटाइम नेबर इन इंडियन ओशन, और इसी की वजह से इंडिया का जो इंटरेस्ट है आप वो देखेंगे बार बार मालदीव्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, मालदीव्स की अगर हम बात करें तो ये एक आर्किपेलाजिक स्टेट है साउथ एशिया में, जो कि इंडियन ओशन में सिचुएटेड है। श्रीलंका से आप जैसे ही साउथ की साइड जाएंगे तो लगभग 750 किलोमीटर के बाद आपको लोकेशन दिख जाएगी इंडियन ओशन में मालदीव्स की। ठीक है, मालदीव्स की अगर हम बात करें तो लगभग ये 26 एटॉल्स का एक स्ट्रेच है जो इक्वेटर के आसपास आपको पूरी कंडीशन में यहाँ पर दिखाई देगा। Maldives also is one of the world's most geographical dispersed sovereign state and the smallest Asian country, as well as one of the smallest Muslim majority countries by land area and second least populous country in Asia। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इज क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट, लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, जहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया और बाकी दूसरी कंट्रीज़ हैं जो रशिया से चीप उस पर ऑयल ले रही हैं और बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करिए। देखिए रिसेंटली एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है जिसको आप देखेंगे, यूरोपियन यूनियन यहाँ पर सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर हैज़ पब्लिश्ड अ डेटा ड्रिवन study highlighted a loophole that enables the European Union, majority of G7 nations and Australia to indirectly obtain oil from Russia through India and China, despite having banned or restricted imports of Russian crude oil। अब देखिए इसी के बाद से एक टर्म हमें बार बार न्यूज़ में देखने मिली है, विच इज़ दी, ये शब्द याद रखिएगा, लॉन्ड्रोमेट। लॉन्ड्रोमेट कंट्रीज़ यहाँ पर एक टर्म प्रोवाइड की जा रही है। तो पहले समझ लेते हैं ये आखिर है क्या। देखिए एक रिपोर्ट आई थी, लॉन्ड्रोमेट हाउ द प्राइस कैप कोलिशन वाइट वॉशेज रशियस ऑयल इन द थर्ड कंट्री। ये पब्लिश की थी हेलेंस्की बेस्ड एक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन क्लीन एंड एनर्जी, जिसको हम CREA के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने इसके बारे में यहाँ पे बात करी थी कि कैसे कुछ कंट्रीज़ लॉन्ड्रिंग का काम कर रही हैं। अब देखिए ये जो लॉन्ड्रोमेट टर्म है यहाँ बात की जा रही है ऐसे नेशंस के बारे में जो इन्वॉल्व हैं चीप क्रूड ऑयल परचेज करने में, कहाँ से, रशिया से,
एंड कवरिंग एंड कन्वर्टिंग इट इनटू द रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और उसके बाद इसे दूसरी G7 कंट्रीज़ को ये बेच देते हैं। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है? इंडिया, चाइना, सिंगापुर, यूएई एंड टर्की को लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज़ के नाम से यहाँ पर इस रिपोर्ट ने टाइटल किया है। एज पर दी लेटेस्ट रिपोर्ट, ये जो 5 लैंड्रोमेट कंट्रीज़ है, इंडिया इसमें सबसे ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर खड़ा हुआ है, जहाँ पर लगभग 3.8 मिलियन टन्स जो प्रोसेस्ड ऑयल है, प्रोडक्ट है, उनका यहाँ पर प्राइस कैप कोलिशन आपको देखने मिलेगा। ओके, तो कंसर्न यहाँ पर क्या लगाए जा रहे हैं कि नहीं, ये जो पूरी कंडीशन है इंडिया जो यहाँ पर कर रहा है विच इज़ नॉट गुड, व्हाट अदर कंट्रीज़ आर डूइंग इट इज़ नॉट गुड। वाई? बिकॉज कुछ तरीके के यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। रिस्ट्रिक्शन होने के बाद भी व्हाट कंट्रीज़ आर डूइंग, रशिया से सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल खरीद रही हैं और बाकी नेशंस को यहीं पर उसको एक महंगे तरीके से बेच रही हैं, जो कहीं ना कहीं एक लूप होल क्रिएट कर देता है नेशंस के लिए कि वो भी इस तरीके के सैंक्शंस होने के बावजूद कंट्रीज से तेल यहाँ पर खरीद लेते हैं। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द ऑयल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया वर एक्सपोर्टेड ओनली फ्रॉम 2 पोर्ट्स इन गुजरात, जिनके नाम कौन कौन से आप याद रखेंगे अगेन। एक तो है सीका पोर्ट जो सर्विस करता है रिलायंस और जामनगर रिफाइनरी, और दूसरा है Vadinar port that ships oil product from Naira Energies which is co-owned by the Russian oil company known Rosenfit। इसी की वजह से बार बार भी यहाँ पर क्लेम्स लगाए जाते हैं कि इंडिया इज इन्वॉल्विंग इनटू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो बात कर रहा है वेलर एंड प्रेस्टीज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ स्पेशल ऑपरेशन। देखिए बात यहाँ पर की जा रही है एज पर द राइटर इज टॉकिंग अबाउट इंडिया के बहुत सारे ऐसे मिशंस जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें उन्होंने बहुत ज़्यादा करीजियस एक्टिविटीज़ यहाँ पर करी हैं और इंडियंस जो अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर फंसे हुए हैं उन्हें निकाला है। इस आर्टिकल में जो सबसे बड़ा फोकस किया गया है वो करा जा रहा है ऑपरेशन कावेरी के ऊपर। ये इसी को कई बार हम वाडी, आप याद रखेंगे ये नाम, सेडना मिशन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये ऑपरेशन कावेरी क्या है? देखिए आपको पता है, अभी इसको हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है। आपको याद होगा कि लगभग 121 से ज़्यादा लोग इंडियंस जो वादी सेदना है, जो नॉर्थ ऑफ खारदूम्स, जो खारदूम्स के नॉर्थ में सिचुएटेड है लोकेशन, वहाँ पर फंसे हुए थे। वहीं पर इंडिया ने क्या करा, अपने IFC-130J सुपर हरक्यूलिस को यहाँ पर भेजा और उसके साथ ही जो इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए थे उन्हें एवैक्यूएट करने का काम किया था, उन्हें एयरलिफ्ट करने का काम किया था। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर 1932 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हमें देखने मिला था एज द रॉयल एयरफोर्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जब जापान के साथ इनकी वॉर हो रही थी तब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1945 का एक पीरियड हुआ जहाँ पर किंग जॉर्ज 6 ने एक प्रीफिक्स यहाँ पर ऐड कर दिया था रॉयल in recognition of the IAF's accomplishment after India become republic in 1950s। ये जो टाइटल है ये अबॉलिश कर दिया गया। अगर हम सुप्रीम कमांडर की यहाँ पर बात करें तो आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तीनों फोर्सेस के हमारे सुप्रीम कमांडर होते हैं। वर्ल्ड में इंडियन एयरफोर्स 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है, हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने मिलता है और आपको पता है मोटो क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी, जो कि भगवद गीता के 11th चैप्टर से यहाँ पर लिया गया था। ऑपरेशंस की बात करें आज तक ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन हैं, मेजर ऑपरेशंस जो इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करे हैं, तो आपको एक सबसे अभी रिसेंट ऑपरेशन मैंने बता दिया, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया, ऑपरेशन कावेरी। देन आप कुछ और नाम भी याद रखेंगे विच इज़ द ऑपरेशन मेघदूत, जहाँ पर सियाचिन के कंट्रोल के ऊपर बात की गई थी। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन विजय 1961, फिर आपको देखने मिलेगा ऑपरेशन पूमा मलाय। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऑपरेशन पुमालाई किससे संबंधित है। ऑपरेशन कैक्टस, द कारगिल वॉर, बालाकोट एयर स्ट्राइक, इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ रिसेंटली 2019 की कंडीशन है। एक और इम्पॉर्टेंट जो इंडिया ने रेस्क्यू मिशन किया था विच इज़ द ऑपरेशन कांधार। कांधार इंसिडेंट 1999 में हुआ था, जहां इंडियन एयरलाइन की जो फ्लाइट है आपको पता है विच इज़ द IC
814 इसको हाईजैक कर लिया गया था जब ये काठमांडू से न्यू दिल्ली की तरफ जा रही थी। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यहाँ पर किया गया था, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, IC-814 को हाईजैक किया गया। उसके बाद आपको पता है दिसंबर 31 मतलब दिसंबर 24 को इसको हाईजैक किया गया था। 31 दिसंबर तक इसका हाईजैकिंग चला, ये एंड हुआ। और आप देखेंगे जो एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस हाईजैकिंग को ख़त्म करवाने में। फाइनली इस फ्लाइट को अमृतसर में लैंड करवाया गया, सिविलियंस को एयरफील्ड से एयरलिफ्ट करवाया गया, एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन, एक प्रोसीजर यहाँ पर किया गया। सो दिस इज़ समथिंग, आप एक बात समझ पाएंगे कि जब इंडियन एयरफोर्स की बात आती है तो इंडियन एयरफोर्स की जो हाईजैकिंग मिशंस की आप बात कर लीजिए, दूसरी एक टेररिज्म ग्रुप्स के द्वारा जो किए जाते हैं, वहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए आर्टिकल ने एक सारी इसका एक क्रक्स बताते हुए एक वे फॉरवर्ड भी हमें बताया है कि देखिए जब आप स्पेशल ऑपरेशन की बात करते हैं तो ये एक नॉर्मल ऑपरेशंस की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, कि जहाँ पर जो भी बात बताई गई है, ठीक है, आप बिल्कुल उस पर कोई भी एक सडन डिसीजन ले सकते हैं। रादर यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो बातें बताई जाती हैं, उस पर बहुत स्ट्रिक्टली स्टिक रहना पड़ता है। नाइट विजन गॉगल्स, डार्क नाइट्स होती हैं। सारे मेंबर्स को इस तरीके के मिशंस को बेयर करने के लिए एक तरीके की डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। एंड दीज आर द वेरी प्रेस्टिजियस, वेरी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो हमारी इंडियन एयरफोर्स लेती है। अगर हम बात करें तो देखिए एक स्ट्रैटेजिक कॉर्पल्स जिसे कॉइन किया था, जो ये जो टर्म आपको देखने मिलती है, जनरल चार्ल्स C.K. कार्लुक ऑफ US मरीन कॉर्प्स ने इसको यहाँ पर डिफाइन किया था। दैट डिनोट्स दैट इन द मॉडर्न वॉरफेयर द एक्शन of even the enlisted man on the front line has a strategic effect on a nation's policy, and that institutional training should cater for this. The ethos training in the IF special operation crew should not be diluted by the lure of spending the versatile C-130s for routine task and VIP carriage only. Rather than we should save these for the special operations only. The IAF C-130J Special Ops Squadron call themselves the Wild Vipers and the Raiding Raptors, and it is incumbent on the leadership to ensure that their sighting stays potent also. सो यहाँ पर एक डॉक्ट्राइन ड्राइव्स टेक्नोलॉजी की भी हमें बात करनी है, जो कि ऑन गोइंग एडवांसमेंट IAF को यहाँ पर प्रोवाइड करे, सो दैट कभी भी इस तरीके की कोई सिचुएशन इंडिया के सामने आती है तो इंडिया उससे बहुत आसानी से फेस कर सकता है। सो आज यही सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारे के सारे आर्टिकल क्लियर हो चुके होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.